नमस्कार, जोहार। मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। जैक ने 10वीं और 12वीं परीक्षा के लिए आवेदन की तिथि जारी की। झारखंड अधिविद्य परिषद ने वार्षिक माध्यमिक और इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 के लिए आवेदन की तिथियों की घोषणा कर दी है। आवेदन की प्रक्रिया 18 नवंबर से 5 दिसंबर तक चलेगी। इसके बाद आवेदन करने वालों को लेट फीस देनी होगी। लेट फीस के साथ आप 12 दिसंबर तक ही आवेदन कर सकते हैं। जैक ने यह भी स्पष्ट किया कि परीक्षा फॉर्म केवल परिषद की आधिकारिक वेबसाइट www.jac.jharkhand.gov.in के एग्जाम फॉर्म पोर्टल सेक्शन से ही भरे जाएंगे। परिषद ने छात्रों, विद्यालयों और महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों से अपील की है कि सभी आवेदन समय पर पूरे कर लिए जाएं, ताकि किसी प्रकार की समस्या या विलंब से बचा जा सके। 18 नवंबर 2025 से 5 दिसंबर 2025 तक बिना विलंब शुल्क के आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। 6 दिसंबर से 12 दिसंबर 2025 तक विलंब शुल्क सहित आवेदन दिया जा सकेगा। शुल्क का भुगतान ऑनलाइन या आरटीजीएस माध्यम से किया जा सकता है। बिना विलंब शुल्क वाले फॉर्म की फीस जमा करने की अंतिम तिथि 8 दिसंबर 2025 है। झारखंड के 3 लाख नए हरा राशन कार्ड धारक भी होंगे आयुष्मान। झारखंड सरकार ने राज्यवासियों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। पूर्व में जहां सीमित संख्या में हरा राशन कार्डधारी आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ उठा रहे थे, अब सरकार ने सूची में 3 लाख नए लाभुक परिवारों को जोड़ दिया है। अब सभी हरा राशन कार्डधारी परिवारों को सालाना 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिल सकेगा। ये वे लोग हैं जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के पात्र तो हैं, लेकिन केंद्र द्वारा तय सीमा के कारण NFSA के तहत लाभ नहीं ले पा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत चिन्हित नए लाभुकों को योजना में शामिल करने का निर्णय लिया है। अब उन्हें स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए योजना पर 175 करोड़ रुपए की स्वीकृति दे दी है। इस राशि से राज्य के कुल 61,50,000 परिवारों को योजना के दायरे में लाया गया है। इनमें अतिरिक्त 3 लाख हरा राशन कार्डधारी परिवार जुड़ चुके हैं। पहले 58,05,000 परिवारों को लाभ मिल रहा था। 3 लाख नए परिवार समेत सभी हरा कार्डधारी गंभीर बीमारी के इलाज में आर्थिक रूप से सुरक्षित होंगे। गरीब परिवारों की जेब से होने वाला इलाज खर्च घटेगा। राज्य की कुल आबादी का बड़ा हिस्सा स्वास्थ्य सुरक्षा दायरे में आ जाएगा। निजी एवं सरकारी अस्पतालों में कैशलेस ट्रीटमेंट आसानी से उपलब्ध होगा। अब APL परिवार के सदस्य भी इन बीमारियों का इलाज मुफ्त करा सकेंगे। हरा राशन कार्ड धारक अब वे सभी सुविधाएं पा सकेंगे जो बाकी आयुष्मान लाभुकों को मिलती है। 60 लाख की नकली शराब जब्त। बिहार चुनाव में खपाने की थी साजिश। बोकारो के जरीडीह थाना क्षेत्र के बारडिया इलाके में अवैध नकली अंग्रेजी शराब से भरी एक ट्रक बरामद की गई है। यह ट्रक एक बंद पड़े क्रैशर के भीतर छिपा कर रखी गई थी। उत्पाद विभाग की कार्रवाई में करीब 1100 पेटी नकली शराब जब्त की गई है, जिसकी अनुमानित बाजार कीमत लगभग 60 लाख रुपए बताई जा रही है। उत्पाद विभाग को गुप्त सूचना मिली थी कि एक ट्रक बंद पड़े क्रैशर में अवैध शराब के साथ खड़ी है। सूचना के आधार पर टीम ने मौके पर पहुंचकर छापेमारी की। जांच के दौरान विभाग को शराब से भरी ट्रक के अलावा कई शराब वाहनों का ढेर मिला है। अधिकारियों का कहना है कि यह ट्रक जानबूझकर अन्य गाड़ियों के बीच छिपा कर रखी गई थी ताकि किसी को शक न हो। प्रारंभिक जांच में पता चला कि यह नकली अंग्रेजी शराब बिहार चुनाव के दौरान राज्य में खपाने की योजना के तहत रखी गई थी। बिहार में शराबबंदी लागू होने के कारण वहां अवैध शराब की बड़ी तस्करी होती है। उत्पाद विभाग ने इस एंगल से भी जांच शुरू कर दी है। 6 लाख मीट्रिक टन धान खरीदेगी सरकार। किसान खुद स्लॉट बुक करा सकेंगे। झारखंड में धान कटाई का मौसम शुरू हो चुका है। खाद्य आपूर्ति विभाग में धान खरीद योजना को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। इसके लिए संचालन की प्रक्रिया तैयार कर ली गई है। इसे मंजूरी के लिए राज्य योजना प्राधिकृत समिति को भेजी जाएगी। इस बार राज्य में 6 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य रखा गया है। खरीदारी की व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है। 2-वे कम्युनिकेशन प्रणाली लागू की जा रही है। इसके तहत जहां निबंधित किसानों को SMS या फोन से संबंधित लैंपस पैक्स में धान बेचने की सूचना दी जाएगी, वहीं किसान अपनी सुविधा के अनुसार खुद स्लॉट बुक कर सकेंगे। इसके लिए उपार्जन PMU द्वारा एक मोबाइल ऐप विकसित किया जाएगा। इस पर किसान स्लॉट बुक कर अपनी सहूलियत के हिसाब से धान बेच सकेंगे। स्लॉट बुकिंग के लिए कॉल सेंटर की व्यवस्था भी होगी, ताकि जिन किसानों के पास स्मार्टफोन नहीं है वे कॉल करके स्लॉट बुक करा सकेंगे। इस बार एक किसान से अधिकतम 200 क्विंटल धान खरीदी जाएगी, लेकिन अगर कोई किसान इससे ज्यादा धान बेचना चाहता है तो संबंधित जिले के DC से इसकी अनुमति लेनी होगी। राज्य में पिछले सीजन में करीब 2,37,000 किसानों ने धान बिक्री के लिए निबंधन कराया था। इसमें से 58,827 किसानों ने झारखंड राज्य खाद्य निगम को धान की बिक्री की थी। खरीफ विपणन मौसम 2024-25 में 40 लाख क्विंटल धान की खरीदारी हो पाई थी। विभाग को उम्मीद है कि धान की खरीदारी में इस साल निर्धारित लक्ष्य
पूरा हो जाएगा, क्योंकि इस बार मानसून मेहरबान रहा, जिससे पैदावार अच्छी हुई है। बोकारो एयरपोर्ट विस्तारीकरण, हटाया गया अतिक्रमण, भारी पुलिस बल तैनात, प्रशासन ने पहले ही जारी किया था नोटिस। बोकारो में प्रस्तावित एयरपोर्ट विस्तार क्षेत्र में शनिवार को अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई शुरू की गई है। बोकारो स्टील प्लांट के टाउन प्रशासन और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने सेक्टर 12 स्थित बूचड़खाना इलाके में अवैध ढांचों को हटाया है। प्रशासनिक दल सुबह से ही जेसीबी मशीन के साथ मौके पर पहुंचा था। इस कार्रवाई के दौरान किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल, दंडाधिकारी और महिला पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे। सुरक्षा की दृष्टि से एम्बुलेंस और अग्निशमन गाड़ियां भी मौके पर मौजूद रहीं। यह कार्रवाई एयरपोर्ट विस्तारीकरण परियोजना के तहत की जा रही है, जिसके लिए इस क्षेत्र में भूमि की आवश्यकता है। प्रशासन ने अतिक्रमणकारियों को पहले ही नोटिस जारी कर जगह खाली करने का निर्देश दिया था। कुछ लोगों ने कार्रवाई का विरोध करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में रखा। प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि विकास परियोजनाओं में बाधा बन रहे अतिक्रमणों को हटाना आवश्यक है। बोकारो एयरपोर्ट के विस्तार से जिले को बेहतर हवाई संपर्क मिलेगा, जिससे व्यापार, उद्योग और पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया कि विस्थापित परिवारों के लिए नियमों के तहत उचित पुनर्वास की प्रक्रिया चलाई जा रही है। यह कार्रवाई देर शाम तक जारी रहने की संभावना है। प्रशासन ने नागरिकों से शांति बनाए रखने और सहयोग करने की अपील की है। जेपीएससी ने जेट 2024 आवेदन की अंतिम तिथि 1 दिसंबर तक बढ़ाई। झारखंड लोक सेवा आयोग ने झारखंड पात्रता परीक्षा 2024 के ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब अभ्यर्थी जेपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर 1 दिसंबर 2025 की रात 11:45 तक आवेदन कर सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख 1 दिसंबर 2025 की रात 11:45 तक है। परीक्षा शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि 2 दिसंबर 2025 शाम 5 बजे तक होगी। आवेदन में सुधार 3 दिसंबर से 5 दिसंबर 2025 तक कर सकेंगे। जिन अभ्यर्थियों ने पहले ही आवेदन कर दिया है, वे निर्धारित समयावधि में अपने विषय या अन्य विवरणों में सुधार कर सकते हैं। झारखंड में मौसम रहेगा शुष्क, छाएगा कोहरा, न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री की गिरावट संभव। उत्तर पश्चिम हवाओं की वजह से बढ़ रही ठंड। राजधानी रांची समेत पूरे झारखंड में अगले कुछ दिनों तक मौसम शुष्क बना रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के पूर्वानुमान के अनुसार 11 नवंबर तक सुबह में कोहरा या धुंध छाने और उसके बाद आसमान मुख्य रूप से साफ रहने का अनुमान है। इस दौरान मौसम शुष्क बना रहेगा। पूरे राज्य के मौसम पर नजर डालें तो मध्य दक्षिणी, उत्तर पश्चिमी और उत्तर पूर्वी झारखंड में अगले 5 दिनों तक मौसम में कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। मौसम विभाग ने बताया कि राज्य में अगले 2 से 3 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में धीरे धीरे 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है। इसके बाद के 2 दिनों में इसमें कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। रांची और आसपास के क्षेत्रों के लिए जारी विशेष पूर्वानुमान के मुताबिक 11 नवंबर तक अधिकतम और न्यूनतम तापमान में आंशिक उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। आज अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। इसके बाद 9 नवंबर को अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। 10 और 11 नवंबर को भी अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 25 डिग्री सेल्सियस और 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने की संभावना है। यानी राजधानी के लोगों को सुबह में हल्की ठंड और दिन में सुहावने मौसम का अनुभव होगा। झारखंड में मौसम पिछले 24 घंटे से शुष्क बना हुआ है। उत्तरी और उत्तर पश्चिमी हवाओं की वजह से सुबह और रात में ठंडक बढ़ने लगी है, जबकि दिन में हल्की गर्मी महसूस की जा रही है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार राज्य में किसी बड़े वेदर सिस्टम का प्रभाव नहीं है, इसलिए अगले 24 घंटे का मौसम सामान्य रहेगा। गोड्डा में 12,000 लीटर नकली पेट्रोल जब्त, बिहार भेजा जा रहा था नकली पेट्रोल, दोनों वाहनों के चालक फरार, एफआईआर दर्ज। गोड्डा मुफस्सिल थाना पुलिस ने शुक्रवार की देर रात एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 2 टैंकरों से 12,000 लीटर से ज्यादा नकली पेट्रोल जब्त किया है। पुलिस को देर रात गुप्त सूचना मिली थी कि बंका से सरकंडा गोड्डा होते हुए बिहार की ओर अवैध ज्वलनशील पदार्थ ले जाया जा रहा है। सूचना के आधार पर थाना प्रभारी आनंद साहा के नेतृत्व में टीम एक्शन में आई। पुलिस ने पाकुड़ गोड्डा मुख्य मार्ग स्थित सिन्ह वाहिनी पुल के पास रात में ही वाहन जांच शुरू की। लगभग 1:10 पर चांदनी चौक की दिशा से पहले एक सफेद मैजिक टैंकर और उसके पीछे एक ट्रक टैंकर आता दिखाई दिया। पुलिस चेकिंग देखते ही दोनों वाहनों के चालकों ने टैंकरों को रोककर घुमाने की कोशिश की, लेकिन सशस्त्र बल के जवानों ने तुरंत तोड़ लगाकर दोनों वाहनों को कब्जे में ले लिया। इस दौरान चालक अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। रात होने पर आसपास में कोई नहीं होने पर आरक्षी संजीव पंडित और आरक्षी राजित दुबे की उपस्थिति में वाहनों की जांच की गई। पुलिस ने टॉर्च की रोशनी में टैंकरों के ढक्कन खोले और भीतर रखे पदार्थ को सूंघ कर देखा। इसमें पेट्रोल जैसी गंध वाला नकली ज्वलनशील पदार्थ भरा हुआ पाया गया।
दोनों टैंकरों से लगभग 12,000 लीटर नकली पेट्रोल बरामद होने की पुष्टि हुई है। पुलिस ने मौके पर काफी देर तक इंतजार किया, लेकिन ज्वलनशील पदार्थ से जुड़े कागजात लेकर कोई भी व्यक्ति नहीं पहुंचा। किसी भी प्रकार के दस्तावेज प्रस्तुत न किए जाने पर पुलिस ने विधिवत कार्रवाई करते हुए दोनों वाहनों को जब्त कर लिया है। इसके बाद वाहन मालिक, चालक और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका वनडे के लिए जेएससीए स्टेडियम में जोर शोर से तैयारियां, दर्शकों के लिए विशेष इंतजाम। रांची के जेएससीए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम एक बार फिर रोमांचक क्रिकेट मुकाबले का गवाह बनने जा रहा है। 30 नवंबर को भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच वनडे अंतर्राष्ट्रीय मैच यहां खेला जाएगा। मुकाबले को लेकर स्टेडियम में तैयारियां जोरों पर है। मैदान की सजावट, स्टैंड्स की सफाई और टीमों के स्वागत की व्यवस्था को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जेएससीए के अधिकारी और ग्राउंड स्टाफ सुबह से लेकर देर शाम तक पिच और आउटफील्ड की देखरेख में जुटे हुए हैं। क्यूरेटर की निगरानी में नियमित रूप से वाटरिंग और रोलिंग की जा रही है, ताकि मैच के दिन बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों को अनुकूल पिच मिल सके। जेएससीए अध्यक्ष अजयनाथ सहदेव ने कहा कि संस्था का प्रयास है कि यह मैच दर्शकों और खिलाड़ियों दोनों के लिए यादगार अनुभव बने। उन्होंने बताया कि स्टेडियम को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप तैयार किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि रांची में लगातार अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले आयोजित हो। यहाँ के क्रिकेट प्रेमी इसका बेसब्री से इंतजार करते हैं। उन्होंने बताया कि खिलाड़ियों को होमली एनवायरनमेंट देने की पूरी कोशिश की जा रही है। ड्रेसिंग रूम को नया लुक दिया जा रहा है। दीवारों पर झारखंड और दक्षिण अफ्रीका की संस्कृति पर आधारित पेंटिंग्स बनाई जा रही है, ताकि दोनों टीमों को एक खास अनुभव मिल सके। धूमधाम से मनाई जाएगी भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती। उलीहातू और खुंटी में होंगे कई राजकीय कार्यक्रम, तैयारियों में जुटा प्रशासन। झारखंड स्थापना की 25वीं वर्षगांठ और भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर जिला स्तर पर आयोजित होने वाले कई कार्यक्रमों और 18 नवंबर से 15 दिसंबर 2025 तक आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत शिविरों के आयोजन संबंधित तैयारियों को लेकर समाहरणालय सभागार में डीसी आर रोनिटा की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। डीसी ने कहा कि 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती और झारखंड स्थापना दिवस के 25 साल पूरे होने पर यह विशेष अवसर राज्य और जिले के गौरव का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि इस अवसर पर आयोजित सभी कार्यक्रम सुव्यवस्थित, आकर्षक एवं सफल ढंग से आयोजित हों। उन्होंने सभी विभागीय पदाधिकारियों को अपने अपने दायित्वों का निर्वहन सक्रियता एवं जिम्मेदारी के साथ करने का निर्देश दिया है। डीसी ने कार्यक्रमों की रूपरेखा पर चर्चा करते हुए बताया कि 11 नवंबर से ही कार्यक्रमों की शुरुआत होगी। इस दौरान रन फॉर झारखंड प्रचार वाहन के माध्यम से कार्यक्रमों की जानकारी एवं सांस्कृतिक प्रस्तुति, कई प्रकार के खेल प्रतियोगिताएं, निबंध लेखन, चित्रांकन, क्विज प्रतियोगिताएं, पर्यटन स्थलों तक साइकिल रैली, ट्रैकिंग जैसे विविध कार्यक्रम प्रतिदिन आयोजित किए जाएंगे। इस वर्ष 15 नवंबर को उलीहातू खुंडी में आयोजित होने वाले कार्यक्रम को राजकीय बिरसा महोत्सव के रूप में भव्य तरीके से मनाया जाएगा। पाकुड़ में पटसन के अवशेष में लगी आग, चांचकी गांव के पास देर रात मची अफरा तफरी, पास ही था पेट्रोल पंप, बड़ा हादसा टला। पाकुड़ अंतर्गत मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पाकुड़ धुलियान मुख्य पथ पर शुक्रवार देर रात बड़ा हादसा होते होते टल गया है। चांचकी गांव के पास सड़क किनारे रखे पटसन के अवशेष में अचानक भीषण आग लग गई। आग लगते इलाके में अफरा तफरी मच गई और आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। स्थानीय लोग त्वरित पहल करते हुए आग बुझाने में लगे, लेकिन पटसन के सूखे अवशेष होने के कारण लपटें तेजी से फैलती रही, जिससे हालात गंभीर हो गए। घटना की सूचना पर दमकल विभाग की टीम पहुंची। अधिकारियों और कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद आग को नियंत्रित किया है। दमकल विभाग के कर्मी रमेश कुमार ने बताया कि पटसन के अवशेष में आग बेहद तेजी से फैलती है, इसलिए देर होने पर यह आग आसपास के क्षेत्रों में अपनी चपेट में ले सकती थी। सबसे बड़ी चिंता यह थी कि घटना स्थल से कुछ ही दूरी पर एक पेट्रोल पंप स्थित है। यदि लपटें वहां तक पहुंचती तो स्थिति भयावह हो सकती थी। समय रहते आग पर काबू पाने से बड़ी दुर्घटना होने से बचा लिया गया है। स्थानीय लोगों ने आशंका व्यक्त की है कि आग की वजह असामाजिक तत्व हो सकते हैं, जो रात के समय उस स्थान पर नशा करते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि अक्सर कुछ युवक वहां गांजा पीते दिखाई देते हैं। संभव है कि इसी दौरान जलता हुआ गांजा या सिगरेट का टुकड़ा पटसन के अवशेष पर गिर गया हो। ठंड की शुरुआत और हल्की हवा की मौजूदगी ने आग को तेजी पकड़ने में मदद की होगी। दमकल कर्मी रमेश कुमार ने भी इस आशंका को सही बताया और कहा कि अवशेष पर फेंके गए जलीय पदार्थ से आग लगने की संभावना अधिक है। राज्य स्तरीय स्कूली बैंड प्रतियोगिता, खुंटी, रांची और पश्चिमी सिंहभूम के छात्रों का धमाल। राजधानी के खेलगांव स्थित बिरसा मुंडा एथलेटिक स्टेडियम में आयोजित राज्य स्तरीय स्कूली बैंड प्रतियोगिता का समापन शुक्रवार को हर्षोल्लास के साथ हुआ है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अंतर्गत झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से आयोजित इस प्रतियोगिता में राज्य के सभी 24 जिलों से बालक और बालिका वर्ग की ब्रास बैंड और पाइप बैंड की कुल 39 टीमों ने हिस्सा लिया। यह पहली बार था जब प्रतियोगिता में बालक वर्ग की 10 और बालिका वर्ग की 29 टीमों
टीमों ने भाग लिया है। बढ़ती भागीदारी ने यह साबित किया कि झारखंड के विद्यालयों में बैंड प्रतियोगिता के प्रति रुचि और सहभागिता लगातार बढ़ रही है। प्रतिभागी टीमों ने अपनी ताल, अनुशासन और देशभक्ति से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। समापन अवसर पर विजेता प्रतिभागियों को ट्रॉफी, मेडल और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया है। आयोजन सचिव धीरसेन ए सोरेंग ने प्रतिभागियों को बधाई देते हुए कहा कि राज्य के विद्यालयों में बैंड संस्कृति बच्चों में अनुशासन, एकाग्रता और सामूहिकता की भावना को मजबूत करती है। यह प्रतियोगिता विद्यार्थियों की प्रतिभा निखारने का एक सशक्त मंच बन चुकी है। उन्होंने कहा कि 24 जिलों की टीमों ने जिस समर्पण और देशभक्ति का प्रदर्शन किया है, वह झारखंड के विद्यार्थियों की नई ऊर्जा और सकारात्मक दिशा को दर्शाता है। सिमडेगा के श्रीरामपुरी बने झारखंड क्रिकेट रणजी टीम के मैनेजर, लोगों ने दी बधाई। जीएससीए के बोर्ड सदस्य सह सिमडेगा जिला क्रिकेट संघ के मार्गदर्शक श्रीरामपुरी को झारखंड रणजी क्रिकेट टीम का मैनेजर नियुक्त किया गया है। रणजी मैच खेलने के लिए झारखंड की टीम श्रीरामपुरी के अगुवाई में आगामी 23 नवंबर को अहमदाबाद जाएगी। हॉकी की नर्सरी के नाम से पहचान बनाने वाले सिमडेगा जिला अब धीरे धीरे क्रिकेट क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहा है। सरकार अगर जिले को संसाधन उपलब्ध कराए तो आने वाले समय में जिले से क्रिकेट के भी कई सितारे निकलेंगे। इधर श्रीरामपुरी को रणजी क्रिकेट टीम का मैनेजर बनाए जाने पर जिला क्रिकेट संघ, सिमडेगा पत्रकार संघ, सिमडेगा डीसी कंचन सिंह, सिमडेगा एसपी एम अर्शी सहित जिले के क्रिकेट प्रेमियों ने उन्हें बधाई दी है। यूपीएससी ने आईएफएस मेंस परीक्षा का एडमिट कार्ड किया जारी। यूपीएससी ने भारतीय वन सेवा मेंस परीक्षा 2025 का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। उम्मीदवार आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट www.upsconline.nic.in पर लॉगिन कर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। यूपीएससी की इस भर्ती परीक्षा का आयोजन 23 नवंबर 2025 से किया जाएगा। उम्मीदवार अपने एनरोलमेंट नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर या जन्म तिथि की सहायता से एडमिट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे परीक्षा केंद्र, समय और निर्देशों की पूरी जानकारी अपने एडमिट कार्ड पर ध्यानपूर्वक पढ़ें। बाबूलाल मरांडी ने सीएम से कहा, अनुराग गुप्ता के खिलाफ जांच बैठाइए। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने पूर्व डीजीपी अनुराग गुप्ता को एक बार फिर से निशाने पर लिया है। सीएम ने कहा कि पूर्व डीजीपी के खिलाफ जांच बैठाइए, नहीं तो मेरी बात लिखकर रख लीजिए कि ऐसे और कई लोग आपके इर्द गिर्द अभी भी घूम रहे हैं जो आपको बराबर डर दिखाते रहेंगे और आगे ब्लैकमेल करेंगे। एक बार हिम्मत दिखाइए। सोशल मीडिया पोस्ट में आगे लिखा कि अनुराग गुप्ता जैसा भ्रष्ट डीजीपी झारखंड बनने के बाद कभी बना ही नहीं था। सरकार में शामिल प्रमुख राजनीतिक दल कांग्रेस के एक पूर्व मंत्री का वीडियो वायरल हो रहा है जो अवैध डीजीपी अनुराग गुप्ता को पद से हटाने के कई दिनों पहले का बताया जा रहा है। बाबूलाल ने आगे लिखा कि जनता बहुत समझदार होती है। लगातार मेरे द्वारा अवैध डीजीपी के खिलाफ आवाज उठने पर भी आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। सदन से सड़क तक आवाज उठाई गई लेकिन आप अपनी जिद पर अड़े रहे। मामला न्यायालय तक गया लेकिन आप अपने हट पर डटे रहे। जब आपका पाला पोसा हुआ या अपराधी प्रवृत्ति का आदमी अंदर अंदर आपका ही कब्र खोदने लगा तो आपकी नींद खुली है। अवैध डीजीपी रहे अनुराग गुप्ता के कार्यकाल की उच्च स्तरीय जांच कराने की हिम्मत दिखाइए। राम राज्य की झलक दिखाता सिमडेगा का राम रेखा धाम महोत्सव संपन्न। लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का अद्भुत संगम। सिमडेगा के राम रेखा धाम में 3 दिवसीय राजकीय राम रेखा महोत्सव सह धार्मिक अनुष्ठान आस्था और श्रद्धा के अद्भुत संगम के साथ संपन्न हुआ है। भीड़ बहुत थी लेकिन अव्यवस्था नहीं, थकान थी पर शिकायत नहीं, घना अंधेरा था पर डर नहीं। यही इस आयोजन की सबसे बड़ी विशेषता रही। पूरे आयोजन ने मानो राम राज्य की झलक पेश की है, जहां हर कोई सहयोगी था और मर्यादा में रहकर भक्ति में लीन था। मेला समाप्त होने के बाद भी प्रभु श्री राम की नगरी की पवित्रता बनी हुई है। गुरुवार शाम जब भीड़ और वाहनों का शोर शांत हुआ तब वानर सेना का एक झुंड भी धाम की ओर बढ़ता दिखाई दिया। यह दृश्य श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया। कार्तिक पूर्णिमा पर लाखों श्रद्धालुओं की ऐतिहासिक भीड़ उमड़ी। अनुमान है कि 4 लाख से ज्यादा लोग भगवान श्री राम के दर्शन के लिए धाम पहुंचे थे। घने जंगलों और पहाड़ों के बीच इतने विशाल जनसमूह के बावजूद शांति और अनुशासन बना रहा। श्रद्धालुओं के चेहरों पर थकान नहीं बल्कि भक्ति का तेज झलक रहा था। तेजस्वी यादव देवघर पहुंचे, मीटिंग के बाद पूर्णिया रवाना। बोले, चुनाव के पहले चरण में ही एनडीए सरकार को उखाड़ फेंकने का काम किया। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मंगलवार रात देवघर पहुंचे और मोहनपुर प्रखंड के चोपड़ा मोड़ स्थित एक स्थानीय होटल में रुके। बुधवार सुबह उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, जिसके बाद वे देवघर एयरपोर्ट से पूर्णिया के लिए रवाना हो गए। प्रस्थान से पहले तेजस्वी यादव ने मीडिया से बातचीत में बिहार चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस बार बिहार की जनता ने महागठबंधन की सरकार बनाने का स्पष्ट निर्णय ले लिया है। तेजस्वी ने दावा किया, महागठबंधन की सरकार बन रही है। पहले चरण में ही एनडीए सरकार को उखाड़ फेंकने का काम किया गया है।
स्थानीय पार्टी नेताओं के अनुसार तेजस्वी यादव का देवघर दौरा चुनावी तैयारियों और कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के उद्देश्य से था। देर रात होटल में उन्होंने समिति सदस्यों के साथ चुनावी रणनीति और आगामी रैलियों पर चर्चा की है। सुबह हुई छोटी बैठक में भी कार्यकर्ताओं ने जोशीला समर्थन व्यक्त किया है और भविष्य की गतिविधियों की रूपरेखा पर सहमति बनी है। देवघर से रवाना होने से पहले तेजस्वी यादव ने क्षेत्रीय लोकतांत्रिक ताकतों की एकजुटता पर जोर दिया। धनबाद में बंद खदान के चाणक में लगी आग, काले धुएं के गुबार से भर उठा आसमान, जहरीले धुएं से घिरा इलाका, दहशत। धनबाद के बागमारा अनुमंडल स्थित बीसीसीएल एरिया 4 के लकड़कन 8 नंबर बंद चाणक में लगी भीषण आग ने पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी मचा दी है। कतरी नदी के किनारे बसे इलाके में आग की ऊंची लपटें और काले धुएं का गुब्बार आसमान तक दिख रहा था। पिछले कई दिनों से भूमिगत कोयला परतों में लगातार आग सुलग रही है, जिसके कारण घना खाला और जहरीला धुआं चारों तरफ फैल रहा है। धुएं के प्रकोप से आसपास की घनी आबादी में दहशत फैल गई है। लोग घरों से बाहर निकलने में भी डर रहे हैं। वहीं हवा में तैरते जहरीले कण सांसों में घुलते जा रहे हैं। लगातार उठते धुएं ने आसपास के पूरे इलाके को धुंध और तीखी दुर्गंध से भर दिया है। घरों के अंदर तक धुआं जमने लगा है, जिससे बच्चों और बुजुर्गों को सांस लेने में भारी दिक्कत हो रही है। कई परिवारों ने बताया कि रात के समय स्थिति और ज्यादा गंभीर हो जाती है, जब हवा की दिशा बदलने से धुआं सीधे घरों में घुसता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि समय रहते इसे नियंत्रित नहीं किया गया तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं तेजी से बढ़ सकती हैं। मार्केटिंग कंपनी पर रोजगार व अनाज के नाम पर करोड़ों ठगी का आरोप, एफआईआर का आदेश। पलामू और गढ़वा जिले में रोजगार और अनाज देने के नाम पर ग्रामीणों से करोड़ों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। यह ठगी एक कथित नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के माध्यम से की गई है। पीड़ितों की शिकायत के बाद पलामू जिला प्रशासन ने पूरे मामले में चैनपुर थाना को एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है। जानकारी के अनुसार पिछले कुछ दिनों से जिले के कई इलाकों में एक कंपनी द्वारा रोजगार और सस्ते अनाज उपलब्ध कराने के नाम पर नेटवर्क मार्केटिंग चलाई जा रही थी। कंपनी ने ग्रामीणों को सदस्य बनाने के लिए 350 रुपए की राशि ली और बदले में 2 से 10 किलो चावल देने का झांसा दिया था। ग्रामीणों का कहना है कि कंपनी ने गांव-गांव में पीडीएस की तरह अपना नेटवर्क बनाया, स्थानीय लोगों को डीलर बनाया, जिन्हें 5,000 रुपए मासिक वेतन देने का वादा किया गया था। वहीं एमजीएम के पद पर रहने वालों को 16,000 रुपए मासिक वेतन का प्रलोभन दिया गया। इसी बहाने एक गांव से लाखों रुपए की वसूली की गई। पीड़ितों ने जब ठगी की शिकायत पलामू डीसी समीरा एस से की तो उन्होंने इस संबंध में एसपी रिश्मा रमेशन को पत्र भेजा। एसपी ने चैनपुर थाना प्रभारी को पूरे मामले की जाँच कर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। गुमला में बाइक पेड़ से टकराई, एक की मौत, बाइक सवार 2 युवक जख्मी, किसी ने नहीं पहना था हेलमेट, मेले से लौट रहे थे घर। गुमला के रायडिया प्रखंड अंतर्गत महुआ मोड़ के समीप एक अनियंत्रित बाइक पेड़ से टकरा गई। इस दुर्घटना में खाकसी टोला निवासी 35 वर्षीय विमल लकड़ा की मौके पर मौत हो गई है। वहीं संतोष मिंज और विनोद कुमार गंभीर घायल हो गए हैं। दोनों घायलों को तत्काल इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। स्थानीय पुलिस ने मृतक विमल लकड़ा के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गुमला सदर अस्पताल भेज दिया है। दुर्घटनाग्रस्त बाइक को भी जब्त कर थाने ले जाया गया है। घायल विनोद कुमार ने बताया कि वे तीनों दोस्त बंदई मेला देखकर एक ही बाइक पर सवार होकर अपने गांव लौट रहे थे। तेज रफ्तार और मोड़ पर बाइक अनियंत्रित हो गई, जिससे वह सड़क किनारे स्थित एक पेड़ से जा टकराई। टक्कर के बाद तीनों सड़क पर गिर गए और काफी देर तक वहीं पड़े रहे, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने उनकी मदद की। पुलिस के अनुसार बाइक सवारों ने हेलमेट का उपयोग नहीं किया था, जिसके कारण उन्हें गंभीर चोटें आई हैं। डॉक्टर साइबर फ्रॉड केस, 3 करोड़ 75 लाख स्कैम में दूसरा आरोपी गिरफ्तार, सीआईडी ने बंगाल से दबोचा। रांची के सदर अस्पताल के एक सीनियर डॉक्टर से 3 करोड़ 75 लाख रुपए की साइबर ठगी के मामले में झारखंड सीआईडी की साइबर क्राइम थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने इस कांड में शामिल दूसरे आरोपी दीप मजूमदार को पश्चिम बंगाल के दक्षिण दिनाजपुर जिले के साले कुदी बाना कुसमाडी से गिरफ्तार किया है। जांच के दौरान आरोपी के पास से मोबाइल फोन, सिम कार्ड और ठगी में उपयोग किए गए व्हाट्सएप चैट रिकॉर्ड बरामद किए गए हैं। डॉक्टर ने 10 सितंबर 2025 को सीआईडी साइबर क्राइम थाना में इस मामले की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि ठगों ने नामी वित्तीय संस्थानों के नाम पर नकली इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग एप्स के माध्यम से फर्जी ट्रेडिंग ऑफर चलाकर डॉक्टर को जाल में फंसाया था। आरोपी ने पीड़ित को एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा, जहां आकर्षक निवेश प्रस्ताव और नकली मुनाफा दिखाया गया ताकि भरोसा कायम हो सके। इसके बाद पीड़ित को फायर्स नामक फर्जी ऐप डाउनलोड करने को कहा गया, जिसमें फर्जी मुनाफे का आंकड़ा दिखाकर उसे ठगा गया है। डॉक्टरों ने झांसे में आकर लगभग 3 करोड़ 75 लाख रुपए कई बैंक खातों में ट्रांसफर कर दिए। प्रसव के दौरान महिला की मौत, अस्पताल पर लापरवाही का आरोप।
जिले के इमली कोठे स्थित निजी अस्पताल में प्रसव के दौरान एक गर्भवती महिला की मौत हो गई है, जिसके बाद देर रात अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा हुआ है। मृतका की पहचान खुशबू कुमारी निवासी सिकरी गांव किरेडारी प्रखंड के रूप में की गई है। परिजनों का कहना है कि खुशबू की तबीयत अचानक ऑपरेशन के बाद बिगड़ गई, लेकिन अस्पताल प्रबंधन ने समय पर उचित इलाज नहीं दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि डॉक्टरों की लापरवाही से ही महिला की मौत हुई है। इस घटना के बाद गुस्साए परिजनों ने अस्पताल परिसर में तोड़ फोड़ की और प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की है। वहीं अस्पताल प्रबंधक जया सिंह ने आरोपों से इनकार किया। उन्होंने कहा कि मृतका की हालत पहले से गंभीर थी और यह बात परिजनों को पहले ही बता दी गई थी। सभी चिकित्सकीय प्रक्रियाओं की जानकारी परिवार को दी गई थी और उनकी सहमति के बाद ही ऑपरेशन किया गया था। घटना की सूचना मिलते ही बड़ा बाजार थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। थाना प्रभारी पंकज कुमार ने बताया कि परिजनों से लिखित आवेदन मिला है और अगर औपचारिक शिकायत दर्ज होती है तो मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी। लोहरदगा का मॉडल महिला कॉलेज बना उम्मीदों का मलबा, 4 साल बाद भी नहीं शुरू हुई नियमित पढ़ाई। जनवरी 2021 में जब झारखंड की तत्कालीन राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने लोहरदगा के बरही स्थित मॉडल महिला कॉलेज का उद्घाटन किया था, तब पूरे इलाके में उम्मीदों का माहौल था। यह माना जा रहा था कि यह कॉलेज प्रदेश की बेटियों के लिए उच्च शिक्षा का नया अध्याय साबित होगा, लेकिन 4 साल बाद यह सपना बिखर गया है। आज यहाँ कॉलेज केवल एक ढांचा बनकर रह गया है, जहां न पढ़ाई है, न शिक्षक, न शैक्षणिक माहौल। कॉलेज में करीब 800 छात्राओं का नामांकन है, लेकिन कक्षाओं में मुश्किल से दर्जन भर छात्राएं दिखाई देती हैं। वजह साफ है, कॉलेज में पढ़ाने वाला स्टाफ ही नहीं है। पूरे कॉलेज में सिर्फ 2 अनुबंधित शिक्षक हैं और बीएस कॉलेज के प्राचार्य को यहाँ का प्रभारी प्राचार्य बनाया गया है। बताया जाता है कि वे भी कॉलेज में केवल 15 अगस्त और 26 जनवरी को ही आते हैं। गुरुवार दोपहर का नज़ारा कॉलेज की जमीनी सच्चाई बयां करता है। पूरे परिसर में केवल 5 छात्राएं, 2 शिक्षिकाएं और कुछ कर्मचारी मौजूद थे। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।